मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आशा है कि आप सब लोग अपने परिवार में स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। सब परिवार आप लोग अपने परिवार में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अब तक हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हिंदी काव्य से रिलेटेड वीडियो को देख रहे थे, पढ़ रहे थे और आज से हम लोग हिंदी गद्य के विधाओं पर आधारित हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग उपन्यास जो उपन्यास है उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में अति महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चन का संकलन हम लोग पढ़ेंगे और आशा है कि यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आपकी सफलता ही हमारा प्रसाद है, हमारा पुरस्कार है, हमारा इनाम है, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारा सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारे वीडियोज पड़ा हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए और अगर हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए। और दोस्तों देखिए, मैं बता दूं, जितने भी यूट्यूबर होते हैं दोस्तों, यह आपके लिए परिश्रम करते हैं। हालांकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके लिए आपको आपका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन सब्सक्राइब करने में बहुत सारे लोग कंजूसी करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी घंटा भर अगर कुछ मेहनत कर रहा है तो आप लोगों के लिए ही कर रहा है, आप लोगों के हित के लिए कर रहा है। हो सकता है कि मतलब परोक्ष रूप में यूट्यूबर का भी बाद में कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन फिलहाल प्रेजेंट टाइम में तो ऐसा कहीं कुछ दिखता नहीं है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा अगर दूसरों के लिए भी कर रहा है, उसमें अपना भी भला हो रहा है तो बेहतर है ना भाई। सबका भला के साथ अपना भी भला हो रहा है। तो चलिए, आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें कौन माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यासकार। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत आसान सा है, आप सब लोग जानते भी हैं। लाला श्रीनिवास दास जो है कि हिंदी के प्रथम उपन्यासकार माने जाते हैं, ठीक है ना। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? ये तो उपन्यासकार पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न या धूर्त रसिक लाल? तो दोस्तों, सही विकल्प आपका हो जाएगा ए, परीक्षा गुरु। ठीक है, आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सॉरी हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का ये तो हो गया है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? एक अजान सौ सुजान। प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता या फिर गोपाल राम गहमरी? तो दोस्तों, इसका सही विकल्प है आपका बालकृष्ण भट्ट। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका जो है चौथा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? इनके उपन्यासों का मूल स्वर क्या है, आपको ये बताना है। सुधारवादी एवं उपदेशमूलक, तिलस्मी एवं अयारी, सी जो है प्रेम चित्रण और डी आपका है कृषक समस्याएं। तो दोस्तों, ये आपका विकल्प नंबर ए ही सही हो जाएगा। सुधारवादी एवं उपदेशमूलक बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर रहा है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? जो जासूसी उपन्यास है, इसको श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? तो बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, इब्ने शकी या फिर ओम प्रकाश शर्मा? तो दोस्तों, सही विकल्प आपका है बी, गोपाल राम गहमरी। ध्यान दीजिएगा, जासूसी उपन्यासकार में सबसे ख्यातिलब्ध कलाकार ये साहित्यकार जो है कि आपके बाबू देवकी नंदन खत्री हैं, लेकिन जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश करने का काम जो है कि गोपाल राम गहमरी ने ही किया था। ठीक है, आइए छठवां क्वेश्चन में देख लेते हैं। राधा
कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? तो ये है बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम मेहता। तो सीधे हम लोग आते हैं विकल्प नंबर बी पर, क्योंकि ठाकुर जगमोहन सिंह जो है श्यामा स्वप्न के लेखक है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन में देख लेते हैं कि थॉमस डे के लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया? तो भारतेंदु या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, बंशीधर या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों ये बंशीधर जी जो है यह थॉमस डे के उपन्यास का सैंडफोर्ड जो उपन्यास है उनका हिंदी में अनुवाद किया था। ठीक है, आइए 8वां क्वेश्चन में देख लेते हैं। उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु या बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 9वां क्वेश्चन में देख लेते हैं। हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। यह कथन किसका है? भारतेंदु जी का है, द्विवेदी जी का है, बालकृष्ण भट्ट जी का है, श्रीनिवास जी का है। तो दोस्तों सही विकल्प है सी, बालकृष्ण भट्ट जी का है। 10वां देख लेते हैं। हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रेमचंद, बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों सही विकल्प आपका है बाबू देवकीनंदन खत्री। इनका उपन्यास जो है विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुआ और बहुत सारे लोग इनके उपन्यास को पढ़ने के लिए हिंदी सीखे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कानन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? ठीक है ना, आपको ये बताना है। प्रेमचंद, देवकीनंद खत्री, प्रसाद और गोपाल राम गहमरी। तो दोस्तों गोपाल राम गहमरी ये जासूसी उपन्यास का श्रेय, लिखने का श्रेय इनको जाता है और आर्थर कानन डॉयल से ये काफ़ी प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 12, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की है? ठेठ हिंदी का ठाठ, भारतेंदु जी, हरिऔध जी, रत्नाकर जी या फिर प्रसाद जी। तो दोस्तों सही विकल्प है हरिऔध जी, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, आइए 13वां क्वेश्चन में देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उपन्यास और उपन्यासकार का मिलान आपको करना है। तो आइए इसको मिला लिया जाए। ठीक है, अधिकिला फूल जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है। ठीक, नूतन ब्रह्मचारी जो है बालकृष्ण भट्ट का है। परीक्षा गुरु जो है लाला श्रीनिवास दास का है। और चौथा नरेंद्र मोहनी जो है देवकी नंदन खत्री जी का है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। अधिकिला फूल हरिऔध जी का है, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री। ठीक है, आइए हम लोग अगला यानी 14वां क्वेश्चन देख लिया जाए। 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास हैं, यथार्थ पर आधारित हैं, इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठक को बांधने में समर्थ हैं, या फिर ये जासूसी उपन्यास है। तो ये आपका हो जाएगा सी, ये जो है ये सबसे अच्छा ये इनके बारे में सत्य कथन है कि इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं। प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? मनोरंजन एवं सुधार, जीवन की समस्याओं का निरूपण, मानव जीवन का चित्रण, दार्शनिक विवेचन। तो दोस्तों विकल्प नंबर ए हो जाएगा मनोरंजन एवं सुधार। प्रेमचंद के पहले जो उपन्यास लिखे गए उनका एक ही उद्देश्य था, मूल उद्देश्य मनोरंजन करना और सुधार करना समाज का। 16वां, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे।
प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है, आपको ये बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का है, डॉक्टर नगेंद्र का है। तो दोस्तों आपका विकल्प नंबर हो जाएगा बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोदान का प्रकाशन 17वां, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है, गोदान कब प्रकाशित हुआ था, आपको ये बताना है। तो दोस्तों 1935 में गोदान प्रकाशित हुआ था और ये इनकी अंतिम ये कृति भी मानी जाती है। कृति का मतलब वो उपन्यास माना जाता है, ठीक है ना। आइए अगला जो है 18वां देख लेते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। तो दोस्तों कायाकल्प है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, आदर्श हिंदू नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। आइए 19 हम लोग देख लेते हैं। दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है। 19 नंबर का क्वेश्चन, गोदान, गबन, कायाकल्प या फिर निर्मला। तो दोस्तों निर्मला में ऐसा जिक्र किया गया है निर्मला में कि इसमें दहेज प्रथा और अनमेल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में चर्चा किया गया है। 20 क्वेश्चन नंबर 20, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है। सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि या फिर गबन। तो दोस्तों ये आपका ए है, विकल्प नंबर ए सेवा सदन। सेवा सदन में दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न और पत्नी का स्थान से जुड़ी समस्याओं को उठाया गया है। 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया। किस उपन्यासकार ने, गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेमचंद। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा डी, प्रेमचंद। यह जो है चरित्र को उभारने का प्रयास सबसे पहले किए। कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है। अगला प्रश्न, कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है। सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया गया, ये सही है। जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा, ये भी सही है। कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया, यह भी सही है। और डी उपर्युक्त सभी, अर्थात ये आपका डी सही है, उपर्युक्त सभी मतलब यह आपका डी नंबर का जो विकल्प है यही सही है। आइए 23 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। 23 नंबर का क्वेश्चन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि या फिर गोदान। तो दोस्तों गोदान को महाकाव्य कहा गया है, ठीक है। 24 देख लेते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया। 24 प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, देवकीनंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों सही विकल्प है ए, प्रेमचंद। 25 हम लोग देख लेते हैं। हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है। 25 वृंदावन लाल वर्मा, भगवत चरण वर्मा, जसपाल और प्रेमचंद। तो दोस्तों विकल्प नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद, ये आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण किए हैं अपने उपन्यासों में। 26 स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं। गोदान, गबन, रंगभूमि या फिर सेवा सदन। तो दोस्तों 26 का हो जाएगा आपका बी, गबन। यानी गबन जो उपन्यास है इसमें स्त्रियों की स्त्री आभूषण की चर्चा की गई है। स्त्रियों के आभूषण जो प्रेम होता है, हालांकि बाद में उसको यह भी दिखाया गया है कि मतलब वो स्त्री आभूषण अगर जहाँ उसके पति के संकट की या समस्या की बात आती है वो आभूषण प्रेम उसका समाप्त हो जाता है। हालांकि दोनों चीज़ लेकर उसका वर्णन किया गया है। आप इस उपन्यास को पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजेदार उपन्यास है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन है। प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास, कंकाल, तितली, इरावती और इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इरावती जो है इनका अधूरा उपन्यास है, ठीक है। आइए प्रेमचंद के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में की गई है। प्रेम के आदर्श, हम प्रेमचंद शायद इसके पहले बोल दिए हैं। प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में की गई है। तो 28 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है।
इसका आंसर क्या होगा? कंकाल, तितली, इरावती या इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये है बी, यानी प्रेम का जो आदर्श स्वरूप का व्याख्या तितली में किया गया है। तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है, आपको ये बताना है। तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929, 1934, 1936 या फिर 1920? तो दोस्तों 29 का आपका विकल्प नंबर हो जाएगा बी, 1934। ठीक है ना। आइए तीसवां देख लेते हैं। किस उपन्यास में अंतर जाति विवाह की समस्या को कथावस्तु का आधार बनाया गया है? तो माँ, भिखारणी, आत्मदाह या फिर इसमें से कोई नहीं? तो दोस्तों भिखारणी, भिखारणी जो है उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या का कथावस्तु है। वैशाली की नगर वधू 31 नंबर हम लोग देख लेते हैं। वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। ये कौन है? गुरुदत्त, कौशिक जी, प्रेमचंद जी या फिर आचार्य चतुर्सेन? तो दोस्तों डी हो जाएगा, आचार्य चतुर्सेन। 32 हम लोग देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें जो है सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं एक टिप्स मैं बता रहा हूँ कि अगर इस तरह की कोई बात आए तो जो आपको आ रहा है उसको पहले टिक कर लीजिए, उसका शेष जो बचेगा वह आपका सही हो जाएगा। जैसे आप कंकाल जानते हैं किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक। कायाकल्प जानते हैं किसका है? प्रेमचंद जी का है। ठीक। वयम रक्षामः किसका है? आपका जो है कि आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का है। और भिखारणी जो है कि ये आपका हो जाएगा शंभुनाथ कौशिक जी का। तो ये जो सी दिया है देख लिया जाए क्या दिया है इसका आंसर, यानी एक का डी। हाँ, तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री वयम रक्षामः का बिल्कुल सही है। और फिर 2 का सी अर्थात भिखारणी कौशिक जी का है। ठीक है। 3 का ए यानी कंकाल जयशंकर प्रसाद जी का है। और 4 का बी यानी कायकल्प प्रेमचंद जी का है। ये बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ा जाए। 33 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की है? चंद हसीनों के खतूत, 33 नंबर का क्वेश्चन। प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इलाचंद जोशी, चतुर्सेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा, उग्र? तो दोस्तों सही विकल्प है आपका पांडे बेचन शर्मा उग्र। आपका 33 नंबर का क्वेश्चन जो है विकल्प नंबर डी। 34 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथावस्तु को आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? यानी वेश्या वर्ग के उपन्यासों कथावस्तु बनाए किसने? चतुर्सेन शास्त्री ने, कौशिक ने, उग्र जी ने या फिर इलाचंद जोशी ने? तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा 34 का बी, पांडे बेचन शर्मा उग्र। 35 हम लोग देख लेते हैं। उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का नाम क्या है? ठीक है ना। उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का नाम आपको बताना है। तो प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऋषभ चरण जैन, वृंदावन लाल वर्मा या फिर जैनेन्द्र कुमार? तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा ऋषभ चरण जैन। ठीक है ना। 36 हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? आपको यह बताना है कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है। तो सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजाजी, दिल्ली का दलाल है, वेश्यापुत्र? तो इसमें जो है कि वेश्यापुत्र इनका नहीं है, बाकी ये तीनों जो है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का उपन्यास है। 37 हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है आपको ये बताना है। चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचार, फागुन के दिन या दुराचार के अड्डे? तो दोस्तों फागुन के दिन ये इनका नहीं है, बाकी चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचार, दुराचार के अड्डे ये ऋषभ चरण जैन जी का उपन्यास है। आइए 38 देख लेते हैं। 38 वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऐतिहासिक उपन्यासकार, सामाजिक उपन्यासकार, प्रेम और रोमांचकारी उपन्यासकार या फिर जासूसी उपन्यासकार? तो दोस्तों आप भली भांति जानते हैं कि वर्मा जो है ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की है, इसलिए इनको ऐतिहासिक उपन्यासकार के वर्ग में रखेंगे। ठीक है ना, यानी ए। 39 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है। तो आइए देख लिया जाए। मृगनयनी, माधवजी सिंधिया, विराटा की पद्मिनी और कंकाल? तो दोस्तों आप जानते हैं कि कंकाल इनका नहीं है बल्कि प्रेमचंद जी का है, इसलिए यह उपन्यास इनका नहीं है। बाकी तीन है मृगनयनी, विराटा की पद्मिनी, माधवजी सिंधिया, वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है। आइए 40
अप्सरा, अलका, निरुपमा उपन्यासों के लेखक का नाम क्या है? आपको ये बताना है। वृंदावन लाल वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण भट्ट या फिर जैनेन्द्र। तो दोस्तों 40 का आपका हो जाएगा बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आइए 41 देख लेते हैं। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में कौन सा कथन सत्य है? 41। विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, चरित्र चित्रण पर अधिक बल या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सही विकल्प आपका है डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि प्रेमचंद के समय जो उपन्यास लिखे गए ऊपर के सभी जो बिंदु हैं वह उसमें पालन किए गए हैं। आइए प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि या फिर गोदान। तो दोस्तों आपका विकल्प हो जाएगा बी, कर्मभूमि। आइए 43 देख लेते हैं, 43 देख लेते हैं। प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। गोदान, प्रेमाश्रम, सेवा सदन या फिर रंगभूमि। तो दोस्तों ए हो जाएगा गोदान, ठीक है ना। गोदान को ग्रामीण जीवन संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है। चौगाने हस्ती नामक उर्दू के उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अक्सर पूछा जाता है कि उर्दू के जितने ये इनके उपन्यास है हिंदी में भी लिखे गए हैं तो किस नाम से लिखे गए हैं, अक्सर पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आपको याद करना होगा। रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या फिर प्रेमाश्रम। तो दोस्तों 44 का हो जाएगा आपका ए, रंगभूमि। रंगभूमि जो है चौगाने हस्ती जो उर्दू का उपन्यास है उसी का हिंदी रूपांतरण है ये। 45 हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है? आपको ये बताना है। जैनेन्द्र जी हैं, वर्मा जी हैं, फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो दोस्तों जैनेन्द्र जी आप अच्छी तरह से जानते हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, इसको आप याद रखिए। 46 देख लेते हैं। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? आपको ये बताना है। इलाचंद जोशी, हिमांशु जोशी, फणीश्वरनाथ रेणु फिर अमृत राय। तो ये फणीश्वरनाथ रेणु जो है कि सी, ये आंचलिक उपन्यासकार हैं, आप इसको जानते हैं। सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। सुनीता और त्यागपत्र 47। इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, अज्ञेय या फिर देवराज। तो ये जो है कि विकल्प नंबर बी हो जाएगा कि जैनेन्द्र कुमार जो है सुनीता और त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं। 48 देख लेते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है। सुहाग के नुपुर, शेखर एक जीवनी, अपने अपने जन्मी, नदी के द्वीप। तो दोस्तों शेखर एक जीवनी भी, अपने अपने जन्मी भी है, नदी के द्वीप भी है। सुहाग के नुपुर इनका नहीं है, इसलिए जो है कि यही आपका विकल्प हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए। आइए हम लोग 49 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? अब आपको ये बताना है। सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र, प्रेत और छाया। तो 49 का आपका हो जाएगा डी, प्रेत और छाया। जैनेन्द्र एक उपन्यास ने, बाकी तीनों उनका उपन्यास है। 50 इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का नहीं है? आपको ये बताना है कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का नहीं है। जहाज के पंछी, पर्दे की रानी, व्यतीत और ऋतु चक्र। तो दोस्तों 50 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, व्यतीत इनका उपन्यास नहीं है, बाकी जहाज के पंछी, पर्दे की रानी, ऋतु चक्र इन्हीं का उपन्यास है। निम्नलिखित उपन्यासों में 51 निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित है? यशपाल, राहुल संकृत्यायन। प्रभावित नहीं है, आपको ये बताना है। प्रभावित नहीं है, आपको ये बताना है। तो ये कौन प्रभावित नहीं है? यशपाल हैं, राहुल संकृत्यायन है, ये हैं, ये जैनेन्द्र जी इससे प्रभावित नहीं है, यानी कि सी, ठीक है ना। मार्क्सवाद से प्रभावित ये नहीं है। झूठा सच 52 झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, यशपाल या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो दोस्तों सही विकल्प आपका हो जाएगा सी, यशपाल जो है इसके लेखक है झूठा सच उपन्यास के। इनमें आपको जो है कि बताना है ये उपन्यास और उपन्यासकार, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। दादा कामरेड किसका है?
ये आपका जसपाल जी का है, ठीक है ना। अमृत और विष अमृतलाल नागर जी का है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी का है। पर्दे की रानी ये इलाचंद जोशी जी का है। तो अब इसका विकल्प जो दिया हुआ है वह क्या है, विकल्प नंबर ए इसमें सही दिया हुआ है, यानी कि एक का बी, एक का बी दादा कामरेड जसपाल, ठीक। अच्छा, दो का डी यानी कि अमृत और विष जो है कि अमृतलाल नागर का है। अच्छा, तीन का सी यानी कि तीन का सी भगवती वर्मा और पर्दे की रानी यानी चार का ए, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये सही हो जाएगा। सूरदास जी के जीवन 54, सूरदास जी के जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखी है, ठीक है ना। सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास आपको ये बताना है। भगवती चरण वर्मा, जसपाल, अमृत राय, फिर अमृत लाल नागर। तो दोस्तों विकल्प नंबर हो जाएगा डी, अमृत लाल नागर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी कभी ये क्वेश्चन फंसाने के लिए देता है, क्योंकि अमृत हमको याद रहता है तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ भी अमृत है, यहाँ भी अमृत है, ये अमृत राय है और ये अमृत लाल नागर है। तो ध्यान दीजिएगा कि सूरदास के जीवन पर आधारित और तुलसीदास के जीवन पर आधारित दोनों विद्वानों की जीवनी पर आधारित उपन्यास लिखने का काम अमृतलाल नागर ने किया है। इसको ध्यान दे रखिएगा, नागर जी ने किया है, ठीक है। आइए, तो 54 का आपका विकल्प हो जाएगा क्या, डी, ठीक है ना। आइए 55 हम लोग देख लेते हैं। तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है, आपको ये बताना है। खंजर नयन, मानस का हंस, झूठा सच या प्रति परिकथा। ये मानस का हंस जो है कि तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है और अमृतलाल नागर जी की ये रचना है। इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है, 56। इनमें से किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है। दूसरा, अंचल विशेष के रीति रिवाजों, रहन सहन, मेले उत्सव चित्रित होते हैं। अगला तीसरा है सी, आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि होते हैं। और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों यही सही है, उपर्युक्त सभी, क्योंकि सब कुछ आंचलिक उपन्यासों में प्रयोग किए जाते हैं ऊपर के। 57 देख लेते हैं। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है, 57। फणीश्वर नाथ रेड, अमृत राय, महेंद्र भल्ला या फिर जसपाल। तो दोस्तों सबसे चर्चित नाम है, जानते हैं, मैला अंचल इन्हीं का, फणीश्वर नाथ रेड जी का। और ये जो कि आंचलिक उपन्यास है और ये आंचलिक उपन्यासकार के लिए फेमस है, ये प्रसिद्ध है। चलिए आइए 58 हम लोग देख लेते हैं। निम्न उपन्यासों में से कौन से उपन्यास आंचलिक उपन्यास, आपको ये बताना है कौन उपन्यास आंचलिक उपन्यास है। गोदान, दादा कामरे, नीला चांद या फिर मैला आंचल। तो मैला आंचल दोस्तों अभी मैं बताया, मैला आंचल जो है कि आंचलिक उपन्यास है। कौन सा कथन, 59, कौन सा कथन असत्य है, आपको अब ये बताना है। रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं। बी, चारुचंद्र लेख जसपाल को उपन्यास है। सी, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। डी, झूठा सच का कथानक देश विभाजन त्रासदी पर आधारित है। तो दोस्तों पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा विकल्प जो है कि ये असत्य है। चारुचंद्र लेख जसपाल जी का उपन्यास नहीं है, बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आइए 60 हम लोग देख लेते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, आपको अब ये बताना है। कौन उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, दिव्या, फिर बाणभट्ट की आत्मकथा। तो दोस्तों सही विकल्प आपको आ जाएगा सी, दिव्या जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए। राग दरबारी 61, राग दरबारी के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत चर्चित उपन्यास है और बहुत चर्चित नाम है, इसको याद रखिएगा। श्री लाल शुक्ल, श्री लाल शुक्ल जो है कि राग दरबारी के रचनाकार है। राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है। दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको राग दरबारी पढ़ने के लिए मिल जाए तो आप पढ़िए, और मेरा दावा है कितने सुंदर ढंग से यह व्यंग्यात्मक तरीके से ये श्रीलाल शुक्ल जी ने इसको लिखा है। एकदम बिल्कुल देशज और कंवई शैली का प्रयोग किया गया है, और आप हंसते हंसते आपका पेट दुखने लगेगा, इतना मैं दावा करता हूँ। इसलिए राग दरबारी अगर मिल जाता है आप इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है।
तो इसमें गांव का जो चित्रण किया गया है, चूँकि मैं इसको पढ़ा हूँ इसलिए इसके मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, रोचक लगता है। उसके पात्रों का गांव का नाम भली भांति जो है कि मतलब याद है। शिवपालगंज का इसमें वर्णन किया गया है ये, ठीक है ना। वैद्य जी इसके जो है कि वो हैं, रंगनाथ जी हैं, वैद्य जी हैं, ये इसके पात्र, शनिश्चर एक पात्र है, ठीक है ना। ये सब जो है कि पात्र हैं और बहुत सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया गया है। आइए आइए 63 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उगाड़ने की कोशिश इसमें से किस उपन्यास में की गई है, ठीक है ना। मैंने स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण जीवन का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है, ये आपको बताना है। झूठा सच, राग दरबारी, हुजूर दरबार, अलग अलग वैतरणी। तो दोस्तों वही मैं आपको फिर बताया, राग दरबारी, ठीक है ना। आइए 64 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। सूचियों को सुमेलित कर सही विकल्प का चयन आपको करना है। अब देखिए, आधा गांव राही मासूम रजा जी का है। अलग अलग बैतरणी जो है नागार्जुन जी का है, ठीक है ना। पानी के प्राचीर, सॉरी, अलग अलग बैतरणी इनका नहीं है, अलग अलग बैतरणी सॉरी ये है शिव प्रसाद जी का है। पानी के प्राची रामधर मिश्र जी का है। अरतीनाथ की चाची नागार्जुन जी का है, ठीक है ना। यानी कि 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए, ठीक है ना। ये आपका विकल्प सही होगा। और इसका जो आंसर जो दिया होगा उसको देख लिया जाए, उसी तरह से है। 64 का डी दिया हुआ तो 64 का डी मतलब 1 का बी अर्थात आधा गांव का राही मासूम रजा। 2 का 2 का दिया है सी अर्थात अलग अलग बैतड़ी शिव प्रसाद सिंह का। और 3 का डी 3 का डी पानी का प्राचीर जो है आपका रामदास मिश्र जी का है। और 4 का ए अर्थात 4 का ए नागार्जुन जी का है, रतिनाथ की चाची, ठीक है। तो जो मैं विकल्प बताया हूँ बिल्कुल सही है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायत कॉलेज की प्रबंध समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र, अभी मैं बताया कि वैद्य जी, रघुनाथ मिश्र, शनिचर, ये किस उपन्यास के पात्र हैं। इसमें आपको भूलना नहीं है, राग दरबारी के पात्र हैं ये, ठीक है। आइए 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं, आपको ये बताना है। तो ये अमृतलाल नागर, श्रीलाल शुक्ल या राही मासूम रजा या फिर श्रीप्रसाद सितारे। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो याद है कि वैद्य जी किस उपन्यास में है, राग दरबारी में है। और राग दरबारी की रचयिता कौन है, श्रीलाल शुक्ल जी हैं, अर्थात विकल्प नंबर बी, ठीक। आइए इनमें से मोहन राकेश के उपन्यास कौन है। 67 मोहन राकेश के उपन्यास कौन है। उखड़े हुए लोग, न आने वाला कल, या पथबंधु था, वे दिन। तो ये मोहन राकेश का जो उपन्यास है न आने वाला कल, ये है, ठीक है ना। अच्छा आइए हम लोग 68 देख लेते हैं। 68 नंबर का क्या है। इसमें निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है। निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन है आपको ये बताना है। लाल टीन की छत, वे दिन, उखड़े हुए लोग, एक चिथड़ा सुख, ठीक है ना। तो आपका ये सी है, ये वर्मा जी का नहीं है। बाकी लाल टीन की छत, वे दिन, एक चिथड़ा सुख, ये उन्हीं का उपन्यास है। 69 आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन, आपको ये बताना है। बहुत चर्चित उपन्यास है दोस्तों, याद रखिएगा। उषा प्रेमदा, मेहरुन्निसा परवेज, मेहरुन्निसा परवेज, नासिरा शर्मा या फिर मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी हैं, ठीक है ना। 70 महाभोज उपन्यास इनमें से किसका लिखा हुआ है, आपको ये बताना। महाभोज उपन्यास किसका लिखा हुआ है। राजेंद्र यादव, नासिरा शर्मा, मन्नू भंडारी या फिर धर्मवीर भारती। तो ये जो है कि मन्नू भंडारी जी का है महाभोज, ठीक। आगे हम लोग देख लेते हैं 71 नंबर का क्वेश्चन। 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको मिलान करना है, ठीक है ना। तो कुरु कुरु स्वाहा ये मनोहर श्याम जोशी का है। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रेमवदा जी का है।
सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का है। और बाकी बच रहा है क्या, चांदनी के खंडहर यानी गिरधर गोपाल का है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये विकल्प हो जाएगा। चलिए 72 हम लोग देख लेते हैं। 55 खम्भे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। 55 खम्भे लाल दीवारें। ठीक है। मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी या फिर मैत्रेयी पुष्पा। तो दोस्तों विकल्प नंबर है बी, 55 खम्भे लाल लाल दीवारें। समझ लीजिएगा, उषा काल लाल होता है, लालिमा रहती है, इसका तार आप जोड़ लीजिए कि लाल दीवारें जो हैं उषा प्रियंवदा जी का ही होगा। ठीक है ना। आइए 73 में देख लेते हैं। चित्त कोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है। चित्त कोबरा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, संजीव या फिर राजेंद्र यादव। तो चित्त कोबरा दोस्तों ये मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है, यानी कि ए। 74 में देख लेते हैं। इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है। नरेश मेहता का कौन सा उपन्यास आपको ये बताना है। उखड़े हुए लोग, अंधेरे बंद कमरे में, यह पथबंधु था, अलग अलग बैतरणी। तो दोस्तों यह पथबंधु था, सी, इसमें से नरेश मेहता जी का उपन्यास है। आइए 75 नंबर का क्वेश्चन और आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न। फ्लैशबैक पद्धति यानी पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो क्या के उपन्यास है विकल्प में, सुनीता, त्यागपत्र, शेखर एक जीवनी और आधा गांव। ठीक है ना। तो दोस्तों सही विकल्प आपका है शेखर एक जीवनी जो है फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो का उपन्यास का पहला भाग। अभी शेष प्रश्नों को हम और लेकर के आएंगे दूसरे भाग में, क्योंकि अभी इससे संबंधित उपन्यास संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए एक साथ नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा हो सकता है आपको उबाऊ लगने लगे, इसलिए मैं छोटा छोटा करके 2 पार्ट में 3 पार्ट में एक एक टॉपिक का मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर मेरी शैली अच्छी लग रही हो, मेरा मेहनत अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को लाइक और शेयर कीजिए और ज़बरदस्त प्रमोशन कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ, अगर कुछ सुझाव भी देना है दोस्तों, मैं बार बार अपनी वीडियो में बताता हूँ, कोई सुझाव देना है अगर मेरे अंदर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति देखिए परिपूर्ण नहीं होता, मैं भगवान तो हूँ नहीं, मेरे अंदर भी त्रुटियाँ हो सकती हैं। तो अगर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं। हो सकता है किसी क्वेश्चन का अगर मैं गलत आंसर बता रहा हूँ तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दिए, ताकि उसमें सुधार किया जा सकता है, क्योंकि त्रुटि मानव से हो सकती है और यह लाजमी है। तो दोस्तों आज का वीडियो फ़िलहाल यहीं तक। अब इसके बाद हम लोग शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को एक बार ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत बधाई, नमस्कार।